तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 6 विषय विज्ञान के ऊपर। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया था एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को, लाइट और शेडोज के ऊपर। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन आंसर देखेंगे और इस चैप्टर को आज एंड करेंगे। ठीक है, पूरा रिविजन करेंगे हमने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, क्या क्या हमने लिखा इसमें, क्या क्या क्वेश्चन आंसर करें और उनको हम एक बार लास्ट बार समझेंगे और आज इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सबके साथ फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन आपसे करवाया था, एक ऐसी आकृति बताइए, नेम अ शेप दैट वुड गिव अ सर्कुलर शेडो एज वेल एज रेक्टेंगुलर शेडो, कि एक कोई ऐसी आकृति बताइए जिससे मुझे गोल परछाई भी मिले, मतलब कि वृत्तीय परछाई भी मिले और रेक्टेंगुलर शेप भी मिले, आयताकार परछाई भी मिल जाए। तो इसका हमने एग्जांपल बताया था कि इसका एग्जांपल है बेलन। ठीक है, बेलनाकार आकृति यानी कि सिलेंड्रिकल शेप जो है, ऐसी शेप है जिससे मुझे सर्कुलर एज वेल एज रेक्टेंगुलर शेडो जो है देखने को मिलेगी, है ना। चलिए अब इसमें देखिए हम एक और क्वेश्चन आपको आज करवाता हूं। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखेंगे सभी, क्वेश्चन एंड आंसर चल रहे थे ना, एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, इन अ कंप्लीटली डार्क रूम in a completely dark room, if you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in mirror? एक अंधेरे कमरे में अगर आपके पास एक शीशा हो, एक अंधेरा कमरा है, वहां पर आप हैं और उस रूम में एक मिरर लगा हुआ है, एक शीशा लगा हुआ है जिसमें आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर एक अंधेरे कमरे में आप चले गए और वहां मिरर में क्या आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी, अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा या नहीं, है ना। तो इसका कारण आपको बताना है कि दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं आपको इसका आंसर लिखेंगे सभी, है ना, अपनी अपनी लैंग्वेज में सारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे और मैं इसके लिए 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूं। 2 मिनट में सभी बच्चे जो हैं इसका आंसर लिखेंगे, जैसा भी लिखें अपने हिसाब से लिखें। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन का कहने का मतलब है, यदि एक अंधेरे कमरे में आपको एक दर्पण मिले, एक मिरर मिले, तो उस मिरर में क्या आपको अपना रिफ्लेक्शन यानी कि अपनी शक्ल दिखाई देगी अथवा नहीं। चलो लिखो जरा, पहले क्वेश्चन लिखो और फिर इसका आंसर लिखो जल्दी से। सारे बच्चे लिखेंगे क्या आंसर हो सकता है इसका, अपने हिसाब से, अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक में सही है नहीं है वो नहीं, उसकी चिंता नहीं करनी, बस आपको लिखना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या आपके दिमाग में आ रहा है ऐसा क्या होगा। चलिए तो टाइम खत्म। अब बताइए मुझे कितने बच्चों ने इसका आंसर लिखा है, जरा कितने बच्चों ने इसका आंसर, सबने लिखा होगा, मैंने तो सबको बोला था लिखने के लिए। किस किसने लिखा है, जरा हाथ खड़े करके बताना। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। देखो मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं एक बार क्वेश्चन। आई थिंक कि आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग मैंने वैसे समझाया था, फिर से समझा दे रहा हूं। ठीक है,
एक अंधेरे कमरे में क्या आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? एक अंधेरे कमरे में क्या आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं? यह है क्वेश्चन, है ना? तो क्वेश्चन है, आंसर है इसका नहीं। आंसर क्या है इसका? नहीं, नो। वी ये लिखेंगे, यहां से लिखेंगे, वी विल नॉट सी रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सेल्फ इन मिरर इन मिरर। क्यों? क्योंकि बिकॉज light is required for reflection। रिफ्लेक्शन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? रिफ्लेक्शन के लिए लाइट यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर इन दूसरे टर्म्स में बात करूं, हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में नहीं देख पाएंगे क्योंकि परावर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम अपना प्रतिबिंब दर्पण में नहीं देख पाएंगे क्योंकि परावर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। चलो लिखो जरा, ये आंसर सब बच्चे लिखो। चलिए प्यारे बच्चों, तो लिख दिया आपने इस क्वेश्चन का आंसर? क्या यहां तक बात समझ में आई है? बताएं जरा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब चलिए, अब चलते हैं रिवीजन में। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, सारी चीजें हम आज देखते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम पर हम नया चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। हमने बात करी है आपकी बुक के चैप्टर नंबर 11, लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? लाइट के बारे में पढ़ा, शैडो के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा। प्रकाश, परछाई और परावर्तन, इन तीन बातों के बारे में हमने पढ़ा इस क्लास में। सबसे पहले बात करें लाइट की। लाइट क्या काम करती है? लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। प्रकाश की वजह से हमें वस्तुएं दिखती हैं। प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है ना? अब सपोज आप बात करें, आप लोग मेले में घूमने गए हैं, आप अपनी फैमिली के साथ घूमने गए हैं किसी मेले में। मेले से घर आते आते आपको काफी टाइम हो गया, रात हो गई। अब रात को जैसे ही आप कमरे में जाते हैं तो आपको कमरे में कुछ दिखाई देगा? नहीं। आप क्या करेंगे? सबसे पहले लाइट का स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही लाइट का स्विच ऑन करेंगे तब आपको चीजें दिखाई देंगी, तब तक नहीं दिखाई देंगी। मतलब लाइट की वजह से, प्रकाश की वजह से हमें क्या होती हैं? चीजें दिखाई देती हैं। लाइट हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। प्रकाश हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। ठीक है। इसके बाद ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट।
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, खुद का प्रकाश होता है और वो उसको एमिट करते हैं। जैसे हमारा सूर्य है, जैसे हमारा सूरज है, ये क्या करता है, इसके पास खुद की लाइट है तो ये अपना पूरा लाइट जो है पूरे आसपास के जितने भी एरिया है उसमें फेंकता है। इसी की लाइट से हमारे सन पर भी, हमारी जो पृथ्वी है वहां पर भी लाइट एनर्जी आती है। ठीक है, सूरज की रोशनी ही हमारी पृथ्वी पर आती है। दिन के समय में जो हमारी पृथ्वी पर उजाला रहता है वो सूरज की रोशनी की वजह से रहता है ना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, सूरज को हम क्या कहेंगे, सन को हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसके बाद बात करें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हो गए, जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, जो दूसरे की लाइट लेकर के चमकते हैं, जिनको हम देखने के लिए उनके ऊपर लाइट डालनी पड़ती है। जैसे मून, जैसे मून, ये देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट्स विच डोंट एमिट देयर लाइट ऑफ देयर ओन आर नोन एज नॉन ल्यूमिनस। और यहां पर एक एग्जांपल हो जाएगा मून यानी चंद्रमा। चंद्रमा आपको रात को आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता होगा, पर क्या वो उसकी खुद की लाइट है, क्या वो खुद के प्रकाश की वजह से चमक रहा है जैसे सूरज चमकता है? आंसर है नहीं, उस पर सूरज की रोशनी गिर रही है इसीलिए चंद्रमा चमक रहा है। समझ रहे बात को? तो चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी गिर रही है इसीलिए वो चमक रहा है, मतलब उसके पास खुद का प्रकाश नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आपका जो पेन है, टेबल है, ये खुद नहीं चमकते, इनको आपको अगर एक अंधेरे कमरे में ढूंढना हो तो आपको इनके ऊपर लाइट मारनी पड़ेगी तब आपको दिखेंगे, मतलब ये क्या हो गए, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक, इसके बाद बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, है ना। तो यहाँ पर हमने काफी सारे एग्जांपल लिखे हैं जो लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के होंगे। जैसे लुमिनस में सन हो गया, स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, टीवी स्क्रीन हो गई, ये सारे के सारे क्या है, लुमिनस है। नॉन लुमिनस में मून, टेबल, वुड, पेन, मैट, ये सारे के सारे क्या हो गए, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गए। इसमें मैंने आपको होमवर्क में 10 ऑब्जेक्ट्स लिखने के लिए और दिए थे। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें वस्तुएं कैसे दिखाई देती हैं, हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, मतलब आप अपने आसपास की चीजें कैसे देख पा रहे हैं। एक पेड़ है तो आपको पेड़ कैसे दिखाई दे रहा है, तो मैंने ये बताया था आपको कि ये सूरज से आने वाली रोशनी इस पेड़ पर गिर रही है, पेड़ पर गिरने के बाद ये आपकी आंखों में जा रही है, तब जाकर के आपको ये पेड़ दिखाई दे रहा है। मतलब कि when light from a luminous object falls on these objects and then travels towards our eyes, then we see the object। किसी लुमिनस ऑब्जेक्ट से अगर किसी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरेगी तो वहां से लाइट फिर हमारी आंखों में आएगी और तब हमको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखाई देगा, है ना। इस वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। नेक्स्ट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके आर पार नहीं देख सकते हम उनको कहते हैं ओपेक, जिनके आर पार हल्का हल्का देख सकते हैं, धुंधला धुंधला, ट्रांसलूसेंट, जिनके आर पार हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे मेरी आंखों में चश्मा लगा है, इस चश्मे में ग्लास है, इस ग्लास के आर पार में साफ साफ देख पा रहा हूं। अगर इस ग्लास की जगह अगर लकड़ी का टुकड़ा लगा होता या गत्ता लगा होता, कार्डबोर्ड लगा होता, तो क्या मैं आर पार देख पाता? नहीं। दैट मीन्स कि लकड़ी और कार्डबोर्ड क्या हो गया, ओपेक हो गया, और ग्लास क्या हो गया, कांच क्या हो गया, जिसमें मैं आर पार देख पा रहा हूं, ट्रांसपेरेंट हो गया, पारदर्शी हो गया। समझ में आ गई? अब धुंधला धुंधला किस में दिखता है, जैसे पॉलीथीन होगी, पॉलीथीन होती है ना हमारी जिसमें सामान लाते हैं, उसके आर पार आप देखेंगे तो आपको साफ भी नहीं दिखाई देगा और कुछ दिखाई देगा, मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देगा, वो हो गया हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने फिर काफी सारे ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई किया था लुमिनस, नॉन लुमिनस, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट के कैटेगरी में, है ना। आई होप ये एक्सरसाइज आपको याद होगी, आपने इसमें खूब इंटरेस्ट लिया था। चलिए, फिर उसके बाद अभी मैं आपको दोबारा से करने के लिए दूंगा होमवर्क में। अभी हम फिलहाल आगे आएंगे और बात करेंगे कि शैडो के बारे में। हमने शैडो को कैसे देखा था, हमने परछाई कैसे बनाई थी। तो परछाई कौन बनाते हैं भाई? परछाई बनाते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट, जो पारदर्शी ना हो, अपारदर्शी ऑब्जेक्ट जो है परछाई बनाते हैं। जैसे आप हो गए, आपकी परछाई आपको दिखती है, सूरज की रोशनी में आपकी परछाई आपको जमीन में दिखती है ना। आपकी जो कॉपी हो गई, किताब हो गए, टेबल हो गया, इन सब की परछाई आपको दिखती है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक, क्यों ऐसा क्यों होता है, ओपेक से ही हमको परछाई दिखाई देती है? क्योंकि ये लाइट को ब्लॉक करते हैं, ये लाइट को रोकने का काम करते हैं। लाइट को क्या काम करते हैं? रोकने का। तो जैसे आप खड़े होकर यहाँ पर, आपके पीछे बल्ब जल रहा है, तो आपकी परछाई आपको कहाँ दिखाई देगी? दीवार पर दिखाई देगी, वॉल पर दिखाई देगी।
है ना, आप लोगों ने ये चीज को देखा भी होगा। अब शेडो हमको कैसे कैसे ऑब्जेक्ट से दिखाई देगी भाई, जो ओपेक होंगे। तो यहाँ पर ओपेक दो ऑब्जेक्ट हैं, इनसे हमको शेडो दिखाई देगी। ये एक्सरसाइज हमने करी थी। ठीक, यहां तक समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बताया था आपको, शेडोज के साथ आप खेल भी सकते हैं, परछाई के साथ आप खेल सकते हैं, है ना। इस तरीके से हाथ से आकृति बना बना करके आपको परछाई जब दिखती है तो आपको काफी आनंद आता है ना। तो इस तरीके के रिलेटेड जो गेम्स होंगे वो आपने खेले भी होंगे। ठीक है, तो शेडो क्या होती है, एंजॉइंग थिंग होती है, हम शेडोज के साथ खेल भी सकते हैं। When path of light is blocked by an opaque object, shadow is formed. जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो परछाई बनती है। यही बात मैंने आपको समझाई कि आप अगर लाइट के रास्ते में आ जाएंगे तो आप क्या हो, अपारदर्शी, आप ट्रांसपेरेंट नहीं हो, आपके आर पार नहीं दिख सकता, तो मतलब कि आप ओपेक ऑब्जेक्ट हो, तो आपकी परछाई दिखेगी। फिर जब लाइट आपके सामने होगी तो आप लाइट का रास्ता रोक दोगे तो पीछे आपकी क्या होगी, परछाई दिखेगी। बात समझ में आ गई? चलिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। तो एक सीधी सी बात है भाई, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ एंड पॉलिश सरफेस। कोई ऐसा चिकना और पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होगा, वहां से प्रकाश का टकरा करके वापस लौटना परावर्तन कहलाता है। आपने देखा होगा नदियों में, तालाब में, आपने देखा होगा कि नदी में अगर नदी के ऊपर कोई पेड़ है या फिर कोई बिल्डिंग है तो वो नदी के नीचे उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है ना। तो इसको हम कहते हैं, इस घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। ठीक, इसमें मैंने आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आ गए। ठीक है, क्वेश्चन आंसर से पहले मैं चाहता हूं आप लोग इसको नोट डाउन करें और आज होमवर्क में इसको क्वेश्चन को करके लाएं, ये क्वेश्चन। चलिए, इसमें आपको यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट्स को नोट डाउन करो। ठीक है, यहां से यहां तक इन ऑब्जेक्ट्स को नोट डाउन कीजिए और इनमें से आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक, लुमिनस और नॉन लुमिनस की कैटेगरीज में छांटना है, इनको लगाना है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लिया आपने? एक बार मैं रिपीट कर लेता हूं। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड luminous और non luminous objects. Air, water, a piece of rock, a sheet of aluminum, a mirror, a wooden board, a sheet of polythene, a CD, smoke, a sheet of plain glass, fog, a piece of red hot iron, an umbrella, a lighted fluorescent tube, a wall, a sheet of carbon paper, the flame of gas burner, a sheet of cardboard, a lighted torch, a sheet of cellophane, a wire mesh, kerosene stove, sun, firefly, moon. तो आपको क्या करना है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करना है इन 5 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। एक बार आप इसको खुद से बिना देखे करने की कोशिश करना, जो बातें हमने इस चैप्टर में सीखी उनके आधार पर, उनके बेस पर, और फिर एक बार अपना जो आंसर है वो चेक करना कि पहले हमने जो आंसर लिखे थे उससे कितने आंसर आपके मैच कर रहे हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जो बातें आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी और कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, है ना। घर से इन चीजों को रिवाइज एक बार जरूर करके लाना। ठीक है, एक बार पूरा चैप्टर जो है एक ढंग से रिवाइज करना। क्वेश्चन आंसर जो भी हमने करे हैं उन क्वेश्चन आंसर को खुद से भी करके देखना। चैप्टर के बीच के क्वेश्चन आंसर जो है आप याद रखना, एग्जाम में यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।